तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने गोल्गी अपैरेटस के बारे में या गोल्गी बॉडीज के बारे में समझा था, है ना। किसी को डाउट है गोल्गी बॉडीज के बारे में? कोई डाउट है गोल्गी बॉडीज के बारे में? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट जो हमारा सेल ऑर्गेनल्स है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है लाइसोसोम्स, तो बता दिए थे रिबोसोम्स, ठीक है। हाँ, रिबोसोम्स जो है, ध्यान देना, रिबोसोम्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। इसका शॉर्ट नेम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री। एक और बात क्या, कि जितने भी सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जितने भी सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, सारे सेल ऑर्गेनल्स में सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल्स, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल्स यही है। कौन? रिबोसोम्स। ऐसा नहीं है, हाइट कम है तो क्या मतलब है, फाइट तो ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है? देखो, सबसे बड़ा सेल जो पाया जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, समझ में आया। और जो सबसे छोटा होता है वो कौन होता है? अब यहां पर ये सोच सकते हो तो नेटवर्क उसका ज्यादा होता है। बात समझ में आ रहा है? नेटवर्क फैला हुआ ज्यादा होता है। हाँ, बात समझ में आ रहा है? हाँ, ऑस्ट्रिच का एग, स्मॉलेस्ट पीपीएलओ, हाँ पीपीएलओ बताए थे। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना। चलिए तो देखिए, ध्यान देना, सबसे पहली बात कि रिबोसोम्स का खोज, आप इसका डिस्कवरी किसने किया था? तो पैलेडे ने किया था। किसने किया था? पैलेडे, ठीक है, PALADE, पैलेडे ने। अच्छा, एक और बात इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सेल 1665 में ढूंढा गया, 1665 में ढूंढा गया, और रिबोसोम्स जो है ना वो 1953 में या 1950s में ढूंढा गया। 1950, आजादी के बाद, मतलब अभी ज्यादा दिन नहीं हो रहा है। बहुत समझ गए तुम्हारा मैं, कोई बात नहीं, ज्यादा जोर मत डालो मैं तुम्हें। तो कहने का मतलब क्या है कि एकदम पास ही है, ज्यादा दिन नहीं हुआ अभी इसका खोज हुए। सेल कब खोज हुआ और अब जाकर ये रिबोसोम का खोज हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी भी कुछ ऐसा भी सेल हो सकता है या सेल ऑर्गेन्स हो सकते हैं जो हमारे बॉडी में है, लेकिन हम लोगों ने उसका फाइंड आउट या डिस्कवरी नहीं की गई है। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जितना पढ़ रहे हैं वो फिक्स्ड है, फाइनल है कि इतना ही होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हो सकता है कि और ढूंढने वाला जो है वो यहां बैठकर पढ़ रहा है ना, आगे जाकर और रिसर्च करेगा और नई चीज की खोज होगी। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। रिबोसोम्स आर राउंडेड स्ट्रक्चर विच आर मेनली लोकेटेड फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है, हम बताए हैं कि पूरे सेल का जो सबसे ज्यादा एरिया जो घेर करके रखा है वो कौन है? साइटोप्लाज्म। ये देखो, सिंपल सी बात है। मैं इसका एग्जांपल कैसे बताया था कि अगर ये मैदान है, क्रिकेट मैच है, तो पिच तो छोटा सा होता है, लेकिन हरा मैदान तो सबसे ज्यादा होता है ना। तो साइटोसोल्स में, यानी बोल सकते हैं साइटो जो प्लाज्मा होता है, वहीं पर रिबोसोम फ्रीली घूमते हैं, लेकिन सारे के सारे नहीं, बहुत सारे अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। बहुत सारे लोग अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और कुछ कुछ फ्रीली मूव कर रहे हैं, है ना। असलियत में बोला जाता है कि ये राउंडेड शेप का होता है, लेकिन अगर 11th क्लास में तुम लोग पढ़ोगे ना तो तुम लोग को बताया जाएगा कि ये जो रिबोसोम्स होता है ना, ऊपर में इसका डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है और नीचे में ना कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। ऊपर वाला जो होता है वो डोम लाइक स्ट्रक्चर है और नीचे वाला जो है ना वो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। जनरली इसको क्या बोलते हैं? हाँ, तो ये जनरली पूरा ये जो देखोगे ये स्ट्रक्चर किसका है? ये रिबोसोम्स का है। अच्छा, रिबोसोम्स में ध्यान देना, ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रहा होता है या इस तरीके से जो जा रहा होता है, ये कनेक्टर होता है, ये कनेक्टर होता है। इसको हम लोग mRNA बोलते हैं, mRNA, ठीक है, RNA। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना, मैं बार बार बता रहा हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं ना 9th क्लास में तो पक्का काम करेगा ही करेगा, 11th में भी काम करेगा। अब नहीं, अब ध्यान देना, ये जितना भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना, सेल 10 में नहीं आने वाला, अब डायरेक्ट मिलेगा 11th क्लास में। 11th क्लास में जो बच्चा बायो लेने वाला है उसके लिए तो जान प्राण यही है, अच्छे से समझ लो,
ठीक है, और अगर अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो फिर वही इंतजार करो कि 11th क्लास में तो फिर पढ़ ही लेंगे, क्या दिक्कत है। तो ध्यान देना, जो रिबोसोम्स की बात हो रही थी, रिबोसोम्स जो है वो क्या, यहां पर क्या है इसका mRNA। एम का मतलब होता है मैसेंजर, यानी मैसेज पहुंचाने वाला आरएनए। अब तुम लोग के मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर हम लोग पढ़े थे डीएनए, हम लोग पढ़े थे डीएनए और अभी आप पढ़ा रहे हैं आरएनए, इन दोनों का मतलब क्या है। तो मैं बताया था इसका मतलब क्या होता है, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। फिर से बोल रहा हूं, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें आर छुपा हुआ है अंदर। डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और आरएनए का होता है सिर्फ रिबोन्यूक्लिक एसिड, रिबोन्यूक्लिक एसिड। अब बोलोगे सर फिर इसमें और इसमें क्या अंतर है, छोटा सा अंतर है, छोटा सा अंतर है। क्या अंतर है, इसके पास 3 मॉलिक्यूल होते हैं ग्लूकोज के, 3 मॉलिक्यूल होते हैं ग्लूकोज के, और इसके पास 2 मॉलिक्यूल होते हैं ग्लूकोज के। मतलब इसके पास कम मॉलिक्यूल है, डीएनए के पास, डीएनए के पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कम होता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या होता है, कम होता है। और आरएनए में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ज्यादा होता है। बस समझ लो कि शुगर का मटेरियल इसमें थोड़ा ज्यादा होता है, इसमें थोड़ा कम होता है, इसलिए इसको डीऑक्सी, डी मतलब कमी, किसका, ऑक्सी, यानी जब ये ऑक्सीडेशन होता है उस प्रोसेस में इसके पास ग्लूकोज की मात्रा थोड़ा कम होती है, इसके पास थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए इसको आरएनए बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है, और इसको डीएनए बोलते हैं। बस अभी तुम लोग को यही समझना है और डीप पढ़ोगे हायर क्लास में। हाँ तो ध्यान देना, तो आरएनए और डीएनए में क्या अंतर है पता चला ना। अच्छा, हम लोग ये जानते हैं कि डीएनए कहां होता है, डीएनए कहां होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं, क्रोमाटिन। लेकिन क्या क्रोमाटिन ही कभी भी क्रोमोसोम्स बन जाएगा, जब सेल डिवाइड होगा तभी बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, सारी बातें बताया हूं, अगर डाउट है पूछो, ठीक है। आरएनए, तो अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, रिबोसोम्स की बात कर रहे हैं हम लोग ना, राइबोसोम्स या रिबोसोम्स की बात कर रहे हैं कि रिबोसोम्स जो होता है वो उसका स्ट्रक्चर ऊपर वाला जो पार्ट, 2 पार्ट से बना हुआ है, ठीक है। एक डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, नीचे कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो डोम लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये अपने में ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को ऐड करता जाता है, प्रोटीन बनाते जाता है ना, और ये अपना प्रोटीन ऐसा मेक करते जाता है। लेकिन ये मत सोचा कि बनाते बनाते बहुत लंबा टाइम मान लेगा, एक इसका लिमिट होता है, उससे ज्यादा नहीं बनाया जाता। कैसे बनाता है, हायर क्लास में। अभी हम लोग को बस थोड़ा सा समझना है कि रिबोसोम्स क्या बनाता है, प्रोटीन। क्या बनाता है, प्रोटीन। यानी अगर हम लोग के बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो बोल सकते हैं इसी की कारण, यही है जो पूरे तरीके से प्रोटीन को क्या नहीं कर पा रहा है, सिंथेसिस नहीं कर पा रहा है। तो ये प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल है। सेल में जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है इसी का ही होता है। सबसे ज्यादा मात्रा में कहां पाया जाता है, सबसे ज्यादा मात्रा में ये पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, चिपका रहता है बेचारा, है ना, जिसको हम लोग RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, पकड़ के रखता है उसको, और कुछ फ्रीली घूम रहे हैं, है ना, कहां पर, इस पार्ट पर, है ना, साइटोप्लाज्म के पास। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बात समझ में आ रही है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वही बात मैं बताया कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, दे मैन्युफैक्चर प्रोटीन। ये क्या बनाता है, प्रोटीन। रिबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए और प्रोटीन। बना क्या चीज से, ये भी क्या चीज से बना है, प्रोटीन और आरएनए। मेनली सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सब के सब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में देखा जाए तो प्रोटीन की जरूरत है उन्हें। इसे ध्यान देना, हम लोग को अपने शरीर में प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए हम लोग दूध, मक्खन और ये सब जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है उसको हम लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं, ज्यादा लेते हैं, क्योंकि हम लोग को प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि हर जो सेल का पार्ट बनता है वो क्या चीज से बनता है, प्रोटीन से बनता है ना। तो अगर कोई पूछे कि रिबोसोम्स क्या चीज से बना हुआ है, तो रिबोसोम्स बना है आरएनए और प्रोटीन से। बात समझ में आ रहा है ना। और ये प्रोटीन सिंथेसिस कौन करवा रहा है, यही करवा रहा है, ठीक है। बना भी उसी से है और बना भी वही रहा है। बात समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। हाँ, द डीएनए कोड्स आर ट्रांसमिटेड इनटू मैसेंजर आरएनए। अब देखो यही बात है, किसी भी तरह का डीएनए का जो कोडिंग होता है उसको ए प्लेस से बी प्लेस तक पहुंचाना है। मान लो कि इनहेरिटेंस पहुंचाना है, कि मम्मी का जो
बाल का कलर ब्लैक है तो बच्चे में भी बाल का कलर जो है वो ब्लैक आए, तो वो डीएनए के अंदर जो जीन है वो इस आरएनए के यानी एमआरएनए के अंदर आ जाता है, और यहां से वो ट्रेवल करते हुए वो ए प्लेस से बी प्लेस तक पहुंचता है। मतलब ये एक तरह से समझ लो ना कि पाथवे होता है ना, जो डीएनए को कैरी करता है और ए प्लेस से बी प्लेस तक पहुंचाने में मदद करता है। समझ में आ रहा है? यानी एमआरएनए नाम समझो, मैसेंजर। मैसेंजर का मतलब कोई ना कोई मैसेज लेकर दे रहा है ना। जैसे जो देखोगे जो कोई सामान को ए प्लेस से बी प्लेस तक पहुंचाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्टमैन बोलते हैं, है ना। तो ये समझ लो पोस्टमैन ही है जो पोस्ट को ए प्लेस से बी प्लेस तक पहुंचा रहा है। बात समझ में आ रहा है? हाँ। बी प्लेस मतलब नया प्रोजेनी के पास जाना है, नया सेल में जाना है, तो ये पहले बाहर निकलेगा तब दूसरे सेल के अंदर एंटर करेगा। हर सेल में होता है, लेकिन हम लोग को तो जैसे एक सेल से दो बना तो इसकी कोडिंग इसके पास जानी है ना, तो वो कैसे जाएगा? तो आखिर यही लोग लेके जाएगा तभी ना, तभी तो ये और ये दोनों सेम होगा। हाँ, डीएनए कॉपिंग होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं डीएनए कॉपिंग। समझ में आ रहा है? डीएनए क्या हो रहा है? कॉपी हो रहा है। मोटा मोटी बात जो 9th क्लास में पूछा जाएगा, सबसे पहली बात, कौन खोजा? पैलेडे ने। कब खोजा? 1950 में। सबसे छोटा सेल कौन सा होता है? प्रोटीन हाउस या प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं? क्या चीज से बना है? आरएनए और प्रोटीन। खत्म बात, इतना ही पूछा जाता है। समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा ज्यादा जोर में डालो, 11th क्लास में मिलेगा ही, लेकिन जो एकदम बेसिक चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, उसको तो दिमाग में रखना ही होगा। मेरा काम है थोड़ा एक्स्ट्रा बताना, तुम्हारा काम है रखना एक्स्ट्रा। रख रहे हो तो रख लो, नहीं रखना है मत रखो। समझ में आ गया? लेकिन मैं तो बताऊंगा ही। चलिए, तो अच्छा, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि ये प्रोटीन बनाता कैसे? ये प्रोटीन, तो प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड से। ये एमिनो एसिड कहां से मिलता है हम लोग को? एमिनो एसिड जो है वो खाने से हम लोग को मिलता है। हाँ, सबका काम एक दूसरे से। अब इसको पैकिंग करना है तो गोल्गी अपरेटस के पास भेज देगा और पैकिंग हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बताया गया था कि नहीं बताया गया था? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज बना वो क्या चीज का बना? एमिनो एसिड। यानी सिंपल सी बात है, हलवा बन रहा है तो उसके लिए सूजी चाहिए ना, है ना। बिना सूजी का हलवा बना लोगे? तो वही बात है, एमिनो एसिड खाने में पाया जाता है ना। एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ना खाने को कन्वर्ट कर देता है एमिनो एसिड में। तो पैकिंग नहीं होगा। हाँ बोलो, जोर से बोलो। हाँ, जो भी हम लोग खा रहे हैं ना वो खाना हमारे बॉडी में जाता है, और जो स्टार्च होता है, जो ग्लूकोज होता है, वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो खाना जो स्टार्च होता है, स्पेशली जो स्टार्च होता है, वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ना। ग्लूकोज जो होता है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जो ग्लूकोज है, हम लोग जो खाए ग्लूकोज, इसका मतलब क्या है? आप डायरेक्ट ग्लूकोज देखते हो, बहुत सारे लोग ग्लूकोज का पाउडर आता है, ग्लूकोन-डी नाम सुना हुआ है, तो वो हम लोग खा लेते हैं, तो वो तुरंत एनर्जी दे देता है। इसका मतलब क्या होता है? वो तुरंत अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और वही अमीनो एसिड लेकर के ये जो रिबोसोम्स है ना, प्रोटीन बना देता है। और प्रोटीन बना देता है तो वही प्रोटीन हमारे सेल यूज कर लेते हैं फटाफट। नहीं, हम लोग खाए ना, बाहर से लिए, हम लोग बाहर से लिए। ग्लूकोन-डी जानते हो कि नहीं जानते हो? ग्लूकोन-डी खाए, वो ग्लूकोज था, मीठा मीठा था, वो खाना कन्वर्ट हो गया किसमें? एमिनो एसिड में। जैसे देखा एमिनो एसिड, प्रोटीन ले, ये जो रिबोसोम था ये एमिनो एसिड ले लिया और क्या बना दिया? प्रोटीन बना दिया, और प्रोटीन हमारा सेल यूज कर लिया। मतलब जब तक एक दूसरे से काम नहीं होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर एक किसान पहले कॉटन बॉल्स उगाया, ध्यान से ना, कॉटन बॉल्स उगाया। अब क्या हुआ? जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री थी उस कॉटन बॉल्स को लेकर के बड़ी बड़ी थान की कपड़ा बना दी, बड़ा बड़ा थान का कपड़ा बना दिया। तो फिर दर्जी को बुलाया गया और दर्जी के कपड़े को काट करके शर्ट बना दिया, और शर्ट जब बन गया तो कस्टमर आके उसको खरीद लिया। मतलब सब एक दूसरे से चैन है ना। सिंपल सी बात है, रिबोसोम्स प्रोटीन ऐसे नहीं बना सकता, उसके लिए उसको क्या चीज की जरूरत है? एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड ऐसे नहीं होगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एमिनो एसिड को क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा। लेकिन ये एमिनो एसिड आएगा कहां से? ग्लूकोज से। और ग्लूकोज वो कोई भी इंसान जब ग्लूकोज बॉडी के अंदर लेगा तब तो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा, तब तो ये एमिनो एसिड कौन लेगा?
रिबोसोम्स लेगा और प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है? सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। हाँ, सिर्फ उसी से। हाँ, जिसको शुगर होगा तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? चीनी की मात्रा बढ़ गई, इसका मतलब पैंक्रियाज ठीक से काम नहीं कर रहा है, बस तब नहीं पिएगा। हाँ बोलो। हाँ, क्या? तो सिर्फ ग्लूकोज चीनी, या तुम रोटी खा रहे हो ना, रोटी सुनो इधर, रोटी में भी ग्लूकोज होता है। चावल खाते हो? चावल कभी खाओगे तो देखो थोड़ा मीठा मीठापन लगेगा। तो क्यों मीठा मीठापन लगता है? क्योंकि उसमें ग्लूकोज की मात्रा होती है। तो ये बातें हो गया किसका? ये बातें हो गया रिबोसोम्स का। ये बातें हो गया क्या चीज का? रिबोसोम्स का। चलिए अब हम लोग बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का। अब हम लोग बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का। अगर पूरे सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें, नहीं पता टीचर्स को, यानी जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं उनको माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत प्यार है ना? यानी बार बार माइटोकॉन्ड्रिया ही देते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है। रिबोसोम समझ में आया? ठीक है। अब मैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स का नाम बता रहा हूं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, चौंड्रिया भी बोल सकते हो, गलती नहीं है, गलती नहीं बोला जा सकता, क्योंकि ये बायोलॉजी है। बायोलॉजी में आप केमिस्ट्री को केमिस्ट्री भी बोल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैमेलियन को चैमेलियन भी बोल दोगे, कोई गलती नहीं है, माना ही नहीं जाएगा गलती। प्रोनाउंसिएशन चल सकता है। हाँ बोलो। नहीं, प्रोनाउंसिएशन। अच्छा ये बताओ ना क्या लिखा हुआ है, जरा दे बताओ उनको क्या लिखा हुआ है। क्या है? हम इसको रैम पढ़ेंगे तो गलती है। कंप्यूटर में रैम होता है ना। हम धर्म के रूप में बोलेंगे तो राम बोल सकते हैं, राम जी। बात समझ में आ रहा है? ध्यान दो। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसे, पहले ध्यान से समझना। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, ऐसा। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका मतलब कि पूरे सेल को पावर यही प्रोवाइड करवा रहा है, यहीं पर पावर बनता है, पावर जनरेशन यहीं पर हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ये डबल मेम्ब्रेन होता है। कैसा मेम्ब्रेन होता है? डबल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन बाहर वाला पार्ट है ना। अगर मैं ऊपर से जूम करके दिखाऊं, ऊपर से जूम करके दिखा रहा हूं, ठीक है? तो देखो ऊपर से जूम करके देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये देखो, एक ये वाला पार्ट है जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। क्यों छोटे छोटे छेद होते हैं? छोटे छोटे पोर्स इसलिए होते हैं ताकि मटेरियल अंदर जा सके। और एक अंदर वाला पार्ट होता है ये, है ना। तो एक बात याद रखना, ये वाला है आउटर सरफेस, और ये वाला जो है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं इनर सरफेस। एक बात याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनर सरफेस होता है वो ज्यादा बड़ा होता है किसके मुकाबले? आउटर से। ठीक है, स्मॉल होता है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये देखो यहां पर, इसलिए क्योंकि बड़ा है, इसलिए इसको क्या करके रखा गया? मोड़ करके रखा गया। ध्यान देना, कभी तुम लोग सोचे कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, क्लास 10 में पढ़ोगे, एलिमेंट्री कैनाल में जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत ही घुमावदार तरीके से रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये कितने मीटर का होता है? क्योंकि ये 6 मीटर का होता है। अगर निकाल के लंबा करोगे ना तो 6 मीटर तक चला जाएगा। अब 6 मीटर को इतने छोटे एरिया में क्या करना है? स्टोर करना है। तो क्या करेंगे? कोआगुलेट करके रखना पड़ेगा, मोड़ ओढ़ के रखना पड़ेगा, तभी वो खा पाएगा। तो किसी चीज को भी अगर आप सीधा रखो, है ना, जैसे बाहर आउटर जो कवरेज है उसको सीधा रख दिए तो इसलिए इतना एरिया है, लेकिन अंदर वाले को देखो सब मोड़ मोड़ के रखें। तो अगर मैं इसको निकाल करके इसको खोलूं तो इससे बड़ा होगा कि इससे छोटा हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है। तो हमेशा याद रखना कि जो इनर सरफेस होता है किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का, वो बड़ा होता है बाहर के मुकाबले। पहली बात ये, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक इंसान का मतलब ब्रेन का वजन 200 से 400 ग्राम का होता है। तुम्हारा 10 किलो का है।
सर मीडियम अगर कुछ है मतलब अप्रोक्स तो इतनी बड़ा बताया जाता है 200 ग्राम लगभग। ध्यान देना इसके अंदर का जो मटेरियल होता है ये इस तरीके से जो फोल्ड है, ध्यान देना हम लोग ये बात पढ़े थे, क्या पढ़े थे जब हम लोग ईआर पढ़े थे, ईआर है ना, ईआर में तीन तरीके से तीन स्ट्रक्चर में हम लोग को ईआर मिलता है, किसको याद है? ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तीन स्ट्रक्चर में दिखता है, बोलो कौन कौन सा? ट्यूब, वेसिकल्स और शीट्स, शीट्स के रूप में होता है जिसको सिस्टर्नी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। समझ में आया? जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर होता है उसका, है ना, ट्यूब के लाइक का स्ट्रक्चर होता है, हमारा वेसिकल्स के स्ट्रक्चर का होता है और हम लोगों का एक शीट के लेवल का भी होता है, शीट शीट जैसा होता है ना, जिसको हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं। समझ में आया? एकदम ऐसा ही सिस्टर्नी के जैसा ही हम लोग पढ़े थे कि गोल्गी अपैरेटस में भी होता है, पढ़े थे गोल्गी अपैरेटस ऐसे ही था ना, तभी ना एक के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, प्रोटीन डाल रहे थे और दूसरी जगह पैकिंग होकर निकल रहा था, याद करो, बताए थे, थोड़ा सा इसमें हम ऐसा कर दिए थे, इस तरीके से कर दिए थे कि एक तरफ से अंदर आ रहा है और दूसरी तरफ से बाहर जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, ये भी जो फोल्डेड है ना, ये भी तो फोल्डेड पार्ट है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो फोल्डेड पार्ट था उसको सिस्टर्नी कहते थे, लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। बस अंतर नाम का है, बस काम का सेम है। ये भी एक क्या है, इस तरीके से फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरीके से फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर है। अगर ऐसे ही फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर जो था वो कहां था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में था, तो उसको हम लोग सिस्टर्नी कहते थे। क्या बोलते थे? सिस्टर्नी। और यहां पर वही जो फोल्डेड पार्ट है, बस नाम चेंज कर दिया गया है। क्या इसका नाम हो गया है? क्रिस्टी। क्या बोल दिया गया इसको? क्रिस्टी। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अंदर का बात ये समझ में आ गया। एक बात याद रखना, क्रिस्टी ही एटीपी मॉलिक्यूल बनाता है। क्या बनाता है? एटीपी मॉलिक्यूल। इसका नाम होता है एडिनो, ये नो है, साइन, स्टी का मतलब है ट्राई और स्पी का मतलब है फॉस्फेट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? अच्छा, इसको ना हम लोग एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, एग्जाम पूछ सकता है, इसको हम लोग एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना, ध्यान से समझोगे तो सारा चीज समझ में आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहली बात थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको खोज किसने किया था। हाँ, इसका खोज रिचर्ड एटमैन ने किया था, है ना। हाँ, उन्होंने इसका खोज किया था, लेकिन नाम उन्होंने इसका जो नाम पड़ा ना वो ब्लेंडा के कारण पड़ा, है ना। ब्लेंडा बोलो या ब्लेंड, कार्ल ब्लेंड के कारण इनका नाम माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा। बात समझ में आया? नाम इनको ब्लेंडा ने दिया था, खोजा एटमैन ने था, रिचर्ड एटमैन। अच्छा, होता है ना नामांकन, अब जैसे कोई घर में बच्चा पैदा होता है तो अगर जन्म तो देने वाले उसके मम्मी पापा हैं, लेकिन नाम देने वाले क्या उसके मम्मी पापा होते हैं? नहीं, दादा दादी ले लेते हैं, पंडित जी मौलाना जी ले हो जाते हैं, वो लोग नाम दे देते हैं। मेहनत किसी और का, नाम किसी और का। समझ में आ रहा है? तो देखो क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है, वो इस तरीके से होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, दो मेम्ब्रेन का होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। एक बात याद रखना, जनरली किसी में भी अगर डबल मेम्ब्रेन दिख रहा है ना, एक बात याद रखना, किसी भी सेल ऑर्गेनिज्म में जनरली अगर डबल मेम्ब्रेन है ना तो उसके पास खुद का आरएनए होगा, खुद का अपना आरएनए रखेगा, और प्लस आरएनए नहीं, स्पेशली बोले तो डीएनए, है ना, सॉरी, खुद का डीएनए रखेगा और खुद का वो रिबोसोम्स रखता है, खुद का, ये दोनों अपना खुद का रखता है। ये लोग जिसके पास जनरली दो मेम्ब्रेन होता है ना, ये लोग अपने पास खुद का डीएनए और खुद का रिबोसोम्स रखता है। अब देखो, डीएनए खुद का रखा हुआ है, इसका मतलब कि ये अपने आप को जब चाहे अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है, अपने जैसा बना सकता है डीएनए की मदद से। डीएनए की मदद से ये अपने आप को अपने जैसा ही कॉपी करवा सकता है। ठीक है, और रिबोसोम्स, इसको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों को क्या बताया था?
मैं तुम लोग को ये बताया था ना कि अगर मान लो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, और यहां पर मान लो हमारा क्या था, रिबोसोम्स था। रिबोसोम्स क्या बनाया, प्रोटीन बनाया, पैकिंग करवा दिया। अब जो यहां पर है वो क्या करेगा, उसको यूज करेगा, है ना। याद करो कल की क्लास में बताया था ना, कोडिंग करके उसको मांगा जाता है कि ले आओ मेरे को प्रोटीन, प्रोटीन ला दो, हम इसको यूज करेंगे। लेकिन ये तो तब इसको मिलेगा ना जब यहां पर कोई दूसरा ना रहे, न तो इसको यूज कर लेगा। जैसे फरहान कल क्वेश्चन पूछा था कि हो सकता है कि पहले कोई दूसरा इसको यूज कर ले प्रोटीन को, है ना। तो इसलिए ये क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया, बोलता है हमको बाहर में प्रोटीन से कोई मतलब ही नहीं है, हम अपना खुद का प्रोटीन फैक्ट्री रखेंगे। खुद का प्रोटीन फैक्ट्री है, वहीं से वो प्रोटीन बनवा लेता है और उसको यूज करता है। कहने का मतलब कि कल के क्लास में हम तुम लोग को ये बताए थे कि जो हमारे पास सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बहुत सारे क्या होते हैं, रिबोसोम्स होते हैं, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी क्या होते हैं, रिबोसोम्स चिपके होते हैं। इतनी बात समझ में आती है ना, ठीक है। और रिबोसोम्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन बना बना के वो वहां से भेजते रहते हैं, और जितने भी बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, सारे सेल ऑर्गेनल्स वो वहां से लेते रहते हैं, ठीक है। सारे सेल ऑर्गेनल्स लेते रहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, अपने आप को ज्यादा विशेष समझता है या ज्यादा अपने आप को इंपॉर्टेंट समझता है। बोलता है कि हम इसका इंतजार थोड़ी ना करेंगे, कब बनाएगा, कब हमको देगा। बनाने वाले को ही अपने अंदर रख लेता है, बनाने वाले को ही अपने अंदर, मतलब रिबोसोम्स को ही अपने अंदर रख दिया। जब रिबोसोम्स को अपने अंदर रख दिया तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया को यहां पर प्रोटीन ढूंढने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। जब उसको जरूरत पड़ेगा तब उसको वहां से मंगवा लेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल से समझो, एग्जांपल से समझो कि अगर मान लो कि बहुत सारे लोग मिल करके बोरिंग करवाए हैं, है ना, बहुत सारे लोग मिलकर बोरिंग करवाए हैं, तो फिर क्या होगा, अगर हमको नल चालू करना है या फिर कुछ भी अगर खराब हो गया तो आपस में से डिसाइड होता है कि खराब हो गया है, ऐसा बनना है, ऐसा बनना है, सबका डिस्कशन होगा, उसके बाद वो बनेगा। लेकिन अगर मेरा खुद का पंप है, पर्सनली पंप है, तो क्या मेरे को दुनिया से पूछना पड़ेगा? जब मन किया बनवाएंगे, जब मन किया नहीं बनवाएंगे। बात समझ में रहा है? तो यहां पर वही होता है, रिबोसोम्स अपना डीएनए और अपना रिबोसोम्स रखता है। तो एग्जाम में पूछ सकता है, बताओ ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जो अपना खुद का खुद का डीएनए और रिबोसोम्स रखता है? आंसर लिख देना, माइटोकॉन्ड्रिया। बात समझ में आया? ये डबल लेयर जो होता है ना, ये 2 लेयर का होता है। तो सिंपल सी बात है, लेयर कौन बनवा रहा है? वो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो हम लोग पढ़े हैं। हाँ, क्यों मना करेगा भाई? ठीक ही है ना कि अगर ये अपना खुद का कर ले रहा है तो इसको अब देने का जरूरत नहीं है कि हाँ वहां मिला कि नहीं मिला, बाकी सबको मिल रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया बाहर क्यों भेजेगा? उसको वो अपना आप नहीं यूज करेगा, बाहर क्यों देगा? हाँ हाँ, एग्जैक्टली वही चीज हो गया, वही चीज हो गया। हाँ, अब हम बाहर मिठाई खिलाएंगे। बस यही चीज था, वही एग्जांपल मेरे पास नहीं आ रहा था। वेरी गुड, बहुत अच्छा, समझ में आ गया ना तुम लोग को? अगर एग्जांपल पता करना हो फरहान से मिलो। हाँ, नहीं खिलाएंगे, वो मेरी मर्जी, हम बांटे या ना बांटे, है ना। ऐसा भी हो सकता है बच गया तो चलो दे देते, ऐसे ऐसा नहीं होता है। चलो ठीक है, तो यहां पर आते हैं, ध्यान समझो। तो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, इसका खुद का डीएनए और आरएनए है। डीएनए की मदद से ये अपने आप को खुद मल्टीप्लाई कर लेता है। जब इसको देखता है कि हम बूढ़े हो रहे हैं, मेरे को मदद चाहिए, मेरे को और अपने अपने जनरेशन को बचाना, तो अपने आप को क्या कर लेता है, मल्टीप्लाई कर लेता है। बात समझ आना? और रिबोसोम्स क्यों रखता है? क्योंकि इसको प्रोटीन की जरूरत है, क्योंकि प्रोटीन की मदद से क्या करेगा, एनर्जी बनाएगा। एनर्जी स्टोर कौन करता है? ध्यान देना, एनर्जी बनाना और एनर्जी स्टोर करना ये 2 अलग चीज है। फ्रिज जो है, फ्रिज जो घर में रेफ्रिजरेटर होता है, वो खाना बनाता नहीं है, खाना स्टोर करता है। बात समझ में आ रहा है? घर में जो हीटर है, ये स्टोव है, वो खाना पकाने में मदद करता है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहां पर वही है कि हमारे इसके अंदर एनर्जी बना किसके मदद से? प्रोटीन की मदद से। प्रोटीन कौन दिया? रिबोसोम्स। उससे प्रोटीन की मदद से एनर्जी मिला, इसको एनर्जी बना। लेकिन एनर्जी स्टोर कहां हुआ? एटीपी में। किसमें? एटीपी में। घर में खाना बन गया, एक्स्ट्रा जब खाना बन गया तो हम लोग ऐसे तो रखेंगे नहीं, कहां रखेंगे? फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में भी रखेंगे, ऐसे ही नहीं रख देते, उसको पहले कटोरे में,
है ना, किसी यूटेंसिल्स में रख के पैक करके अच्छे से तब जाकर रखते हैं। नहीं तो अगर वो डायरेक्ट रख दोगे ना तो उसका स्मेल ही पूरा रेफ्रिजरेटर में आ जाएगा, है ना, इसलिए पैक करके रख देते हैं। तो पैक करना इसी को क्या करता है, ये एड्रीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। वैसे एक एडीपी भी होता है, एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ट्राई का मतलब 3 फास्फोरस और डाई का मतलब 2 फास्फोरस। तो हम लोग का जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो ज्यादा कोशिश करता है, जब खाना ज्यादा बन गया ना तो 3-3 के जोड़े में रखता है, 3-3 के जोड़े में रखता है। लेकिन अगर एनर्जी कम बना है तब किसके जोड़े में रखेगा, 2-2 के जोड़े में रखेगा। कितने के जोड़े में रखेगा, 2-2। और इसको स्टोर करके रख देगा, स्टोर करके रख देगा। जब देखेगा कि किसी पर्सन को, किसी सेल को कोई काम करना है, यानी रिप्रोडक्शन ही करना है, या अपना एक सेल से 2 सेल बनाना है, तो उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को इंफॉर्मेशन भेजेगा। मतलब न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेगा कि हम अब अपने आप को 2 करना चाहते हैं, यानी अब मेरा जो क्रोमाटीन है, याद करो, जो मेरा क्रोमाटीन है वो कन्वर्ट होना चाहता है क्रोमोसोम्स में। तो उसको क्या चीज की जरूरत है, एनर्जी की। तब जाकर उसको बोलेगा एनर्जी दो। समझ में आया, क्या दो, एनर्जी दो। तो एनर्जी यहां से किसके पाथवे से जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होते हुए इसके अंदर आ जाएगा, और वो एनर्जी को लेकर के अपने आप को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। अगर इसके पास एनर्जी की कमी है तो साफ बोल देगा मेरे पास एनर्जी नहीं है। अब एनर्जी नहीं है, सेल को पता चल गया, न्यूक्लियस को पता चल गया कि एनर्जी की कमी है, एनर्जी की कमी है, तो वो क्या करेगा, सारे सेल को धीरे धीरे पता चलने लगेगा एनर्जी की कमी है। तब ऑटोमेटिक वो ब्रेन को इंपल्स भेजेगा, बोलो भूख लगा है, पर्सन को बोलो कि भूख लगा हुआ है। तो जैसे पर्सन को पता चलेगा भूख लग रहा है, मम्मी को पापा को परेशान करेगा, मम्मी पापा तुरंत पकाकर उसको दे देंगे, फिर वो खाएगा, खाकर पचाया जाएगा, पचा के वो एनर्जी किसको मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास मिला तो ये कॉल करके बता देगा कि मेरे पास एनर्जी आ गया, चाहिए क्या, तो बोलेगा ऑब्वियस ही बात है, तभी तो हम इतना काम किए। तो वो एनर्जी इसको दे देगा। जैसे इसको एनर्जी मिला, अपने आप को क्या कर लेगा, मल्टीप्लाई करेगा। अब एक सेल से 2 सेल हो गया, नया सेल मिला, अब पुराना सेल मर भी जाए कोई दिक्कत नहीं। अब बात समझा, अगर ये सेल के खुद के मरने से पहले, खुद के मरने से पहले कोई टीचर जोर से मार दिए तुमको गाल में, चाटा मार दिए, चाटा, जैसे ही चाटा मारे क्या हो गया, रिबोसोम्स ही मर गया, सॉरी लाइसोसोम्स ही मर गया। सपोज दैट, ऐसा कंडीशन समझ लो, लाइसोसोम्स ही मर गया। असलियत में हम लोग जानते हैं ना लाइसोसोम्स क्या करता है, लाइसोसोम्स जैसे ही सेल मरने लगता है तो अपने अंदर का खतरनाक एंजाइम्स को निकालता है, जिसको हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं, कल के क्लास में ही बताया था, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हाँ वो निकालता है और पूरे सेल को खा जाता है। लेकिन तुम्हारे टीचर ने क्या किया, तुमको जैसे ही चाटा मारा उतने ही में, जैसे मारे ना, तो तुम्हारा जो लाइसोसोम्स था वही मर गया। जब वही मर गया तो वो सेल को खाएगा कौन, खत्म कौन करेगा, नहीं हो पाएगा खत्म। इसलिए उस एरिया में तुमको हो जाता है काला, क्या पड़ जाता है, काला। एक नॉर्मल एग्जांपल बताता हूं, मान लो किसी का इंसान, कोई इंसान ना मतलब किसी तरीके से ना उसका हाथ ना डोर में चिप वो हो गया, कोलैप्स कर गया, बंद हो गया, है ना, बंद हो गया तो खून बहुत ज्यादा हो जाता है, उसके बाद देखना उसको वहां पर काला पड़ जाता है। काला अगर पड़ गया ना तो बस समझ लेना कि तुम्हारा लाइसोसोम्स ही मर गया था। बात समझ में रहा है। अब फिर कुछ दिन के बाद काला के बाद ना फिर सही हो जाता है। वो क्यों होता है, जस्ट उसके बगल वाला जो सेल है, बगल वाला सेल वो देखता है कि बहुत दिन से काला हो गया, ये लोग क्या कर रहा है। तब जब अपना रिबोसोम्स को, सॉरी लाइसोसोम्स को भेजता है ना कि जब पता लगाओ कि क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं लोग, हटाओ इसको कचरा को, तो जाके पता चलता है तो लाइसोसोम बताता है कि ये तो लोग मरा हुआ है। तब जाके दूसरा सेल वाला उसको बताता है खा के खत्म करो इसको। मेरी बात समझ में आ रही है, क्या हुआ, हुआ ये 2 सेल थे, है ना, ये सेल का लाइसोसोम ही मर गया। जब ये सेल का लाइसोसोम ही मर गया तो इसको सफा चट कोई कर नहीं पाएगा। जब इसको सफा चट नहीं कर पाएगा तो ये सेल यहीं पर आ जाएगा और धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगेगा, गंदा होने लगेगा, काला होने लगेगा। तो ये जहां पर रहेगा वो पार्ट हम लोग को काला दिखने लगेगा, काला दिखने लगेगा। जब ये काला पड़ गया कुछ दिन तक वो सोचता है, ये सोचता है कि अरे ये तो कर ही लेगा अपना काम, लेकिन कुछ दिन हो गया काला ही है, अभी हो ही नहीं रहा है ठीक, तो ये बोलेगा क्या हो रहा है कि अभी तक ये अपना 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 साफ नहीं किया, इसका लाइसोसोम्स क्यों नहीं काम कर रहा है। तो ये अपना लाइसोसोम्स इसके पास भेजेगा, जाओ तो पता लगाओ। तो इसका लाइसोसोम्स इसके पास जाएगा तो पता चलेगा लाइसोसोम्स तो पहले से मरा हुआ है। तब ये इंफॉर्मेशन इसके ब्रेन को पहुंचा कि हम गए थे वहां पता लगाने के लिए, तो पहले से मरा हुआ लाइसोसोम, क्या करना है बोलिए। तो फिर इसका न्यूक्लियस बोलेगा, इसका न्यूक्लियस बोलेगा ठीक है तुम ही खत्म कर दो, हाँ हाँ
एक लाइसोसोम्स नहीं ना है, बहुत सारा है। सबको नहीं ना भेजा, सबको नहीं भेजा, अपने पास कुछ रखा कुछ भेजा, इसलिए वहां पर फिर कुछ समय बाद आपका काला वाला जो पार्ट है वो हट जाएगा। यानी आपके शरीर में कहीं कालापन पड़ गया चोट के कारण, ध्यान देना, चोट के कारण, तो वो हुआ लाइसोसोम्स की कमी के कारण, लाइसोसोम्स मर चुका था। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां पे हम लोग मारे तो गाल लाल हो गया लेकिन काला नहीं हुआ, इसका मतलब सेल मरा लेकिन लाइसोसोम्स को खा के खत्म कर दिया, फिर से ठीक हो गया। हाँ, केस कर देना तुम। बात समझ में आ गया? हाँ, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, समझ में आया? किसके फॉर्म में रखता है, एटीपी के फॉर्म में रखता है। एटीपी का फुल फॉर्म समझ गए ना? सबको समझ में आ रहा है? डाउट है? ये एनर्जी यहां स्टोर होता है, जब जरूरत होगा तब यहां से निकलेगा एनर्जी, और जब ये खत्म होगा तो इंफॉर्मेशन भेज दिया जाता है पूरे सेल को कि एनर्जी कम हो रहा है, एनर्जी खत्म हो रहा है, एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी लेकर आओ। तब वो ब्रेन को इंपल्स करता है कि आपको स्टारवेशन है, मतलब आपको भूखमरी का शिकार हो रहे हो, यानी आपको भूख लगा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? भूख लगा खाना खाओ। ये बात समझ में आ गया सभी को? डाउट है ये वाला बात? एक बात याद रखना, हाँ, एटीपी को, एटीपी 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 को नाम लोग एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। एनर्जी करेंसी का मतलब क्या हो? करेंसी एक तरह का, करेंसी क्या? एनर्जी करेंसी, कि ये आ गया अगर मेरे पास तो समझ लो कि मेरे पास क्या आ गया, एनर्जी आ गया। जैसे किसी के पास करेंसी नोट आ गया तो वो उससे जितना भी मार्केट में जो सामान बिक रहा है उसको खरीद सकता है। बात समझ रहा? उसको देगा, उसके बदले से कोई सामान ले लेगा। तो यहाँ पर वही है कि हम लोग क्या, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि एटीपी देकर एनर्जी ले लेता है। बात समझ में आ रहा है? और एनर्जी को यूज करता है। माइटोकॉन्ड्रिया और रिबोसोम्स के बारे में मैंने पढ़ा दिया, ईमानदारी से बताओ समझ में आया कि नहीं? 1 मिनट का टाइम दे देता हूं, थोड़ा ऑब्जर्व करो। हाँ, भूख नहीं लगता इसका मतलब कि, अच्छा यहां पर ना कंफ्यूज मत होना, क्रैब साइकिल होता है, क्रैब साइकिल के बारे में 10th क्लास में समझ में आएगा, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। रिबोसोम्स, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया एक रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी करता है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का लेना, ऑक्सीजन का लेना, एनर्जी बनाना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देना। इसको बेसिकली हम लोग क्या बोल दिए? रेस्पिरेशन। समझ में आ रहा है? कोई भी फूड मॉलिक्यूल में, कोई भी फूड मॉलिक्यूल में जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं तब क्या बनता है? तब बनता है एनर्जी, और साथ ही साथ में क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? तो फूड, हमारे बॉडी के अंदर फूड है, यानी ये फूड तो आ गया इसके पास, लेकिन फूड टूटेगा कैसे? मान लो तुम्हारे घर में अमेजोन की तरफ से वो मान लो कि बॉक्स तो आ गया, लेकिन बॉक्स को खोलने के लिए क्या चीज चाहिए ना, ये कोई मटेरियल चाहिए खोलने के लिए। तो उसी तरह ये फूड आ गया, फूड को खोलने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग सांस लेते हैं। सांस लेने का जो सबसे बड़ा प्रोसेस है, सांस क्यों लेते हैं? सांस इसलिए लेते हैं कि ऑक्सीजन जाएगा अंदर, कहां तक जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया तक, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? वो फूड और ऑक्सीजन को लेकर तोड़ेगा, मतलब केमिकल रिएक्शन करवाएगा, उसके साथ क्या निकालेगा? एनर्जी। ये एनर्जी यूटिलाइज होगा, लेकिन साथ ही साथ घर में किचन में सामान जब आता है तो जब खाना बनता है तो उसमें से कचरा भी तो निकलता है। तो वही बात है, मेन चीज बना और क्या निकला? कचरा निकला। ये कचरा क्या कर जाता है? शरीर से बाहर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है? सेल के बाहर। ऐसे सेल से बाहर होते होते हम लोग शरीर से भी बाहर कर देते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन खा के तुम अपने पेट में रखे हो तुरंत नहीं है, एक बार जब खाना खाते हो ना तो स्टोमक में 4 घंटा तक खाना रहता है, इसलिए बोला जाता है खाना खाने के 4 घंटा बाद ही दूसरा कुछ खाना, उसके पहले नहीं खाना चाहिए। क्योंकि खाना जैसे तुम खाए तो तुम्हारे बॉडी में 4 घंटा तक वो फूड रहेगा, उसमें प्रोसेस होगा, उसमें अलग अलग तरह के एंजाइम्स मिलेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलेंगे, पैंक्रियाटिक जूस मिलेंगे, अलग अलग चीज मिलेगा, उसको टाइम देना चाहिए 4 घंटा का। तो वही बात है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो करेगा ही करेगा, ऐसा तो नहीं है छोड़ देगा तुमको, तुम्हारे ऑर्गन का लाइफ स्पैन कम करेगा ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है। वो तो और खतरनाक है। चिप्स कुरकुरे खा लो फिर भी थोड़ा ठीक चलता है, हम लोग का बॉडी उसको रिकवर कर सकता है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक तो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है हमारे बॉडी के लिए, माजा और स्लाइस को छोड़ करके। बायोब्लास्ट, इसका नाम रखा था उन्होंने, एटमैन ने नाम रखा था बायोब्लास्ट।
बात समझ में आ गया? किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन है? बोलो। हाँ, तुम लोग को समझ में आ रहा है? अब सांस लेने में दिक्कत है, पक्का उसके किडनी लंग्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। लंग्स में एल्वोली ठीक से नहीं खुल रहा है, फिर यही होगा कि उसको दमा हो जाएगा या सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं तो फिर ऑपरेशन करवाएगा, दूसरे का फेफड़ा लगवाए। क्या है, फेफड़ा चेंज कर लेगा तो फिर कैसे चल जाएगा? हाँ वही इलाज है। तुमको समझ में आया? तुम्हें समझ में आया? तुम्हें समझ में नहीं आया? ऑटोफेगी, बाहर निकालना। तुम्हें समझ में आया? अलीसा, नूर, समझ में आया? तस्मिया, सबीना, गजाला, समझ में आया? तुम्हें समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तुम्हें समझ में आया जी तुम दोनों को? ठीक। हाँ ठीक। नहीं अभी एक और बताएं। चलिए लाइए लाइए आगे और पढ़ाते हैं। हाँ इसको आपको सबमिट करना है, इसमें हम तुम लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर दे देंगे, हम दे देते। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड्स, है ना? नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? प्लास्टिड्स पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है क्या? प्लास्टिड्स। याद रखना प्लास्टिड्स जो होता है वो सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। प्लास्टिड्स जो होता है वो सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। ये एक सेल ऑर्गेनेल्स है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में मिलता है, प्लांट में देखा जाता है। अब ये तीन तरह के होते हैं। प्लास्टिड्स जो होता है ना वो तीन तरह का होता है। अच्छा इसको ना, इसका शॉर्ट नेम क्या है? इसको किचन हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। किचन हाउस ऑफ द सेल, इसका मतलब अगर हम लोग किचन हाउस ऑफ द सेल बोल रहे हैं, यानी किचन, किचन में मेनली क्या होता है? खाना बनता है, खाना पकता है, तो प्लांट भी खाना बनाता है ना, तो खाना बनाता है कौन सेल ऑर्गेनेल्स? प्लास्टिड्स। हाँ समझ में आया? एक क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। एक क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। एक क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। तीन चीज होता है ना? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान देना, जो क्रोमोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्रोमो, देखो तो ध्यान देना, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना वो ग्रीन कलर का होता है। क्यों ये ग्रीन कलर का होता है? क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड का ही अंदर तीन पार्ट है, इसका तीन पार्ट है। यानी किसी भी पेड़ को देखोगे जो कलर मिलता है, क्या चीज का कलर जो मिलता है, ग्रीन कलर, वो इस क्लोरोप्लास्ट के कारण मिलता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। समझ में आया? और क्लोरोफिल के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है ना? ग्रीन पिगमेंट। इसी के कारण
पेड़ का जो पत्ता का कलर है वो हरा होता है। जब भी पेड़ का जो भी पार्ट तुमको हरा दिख गया तो समझ लेना कि तुमने क्या देखा, क्लोरोप्लास्ट देखा। ये क्लोरोफिल ही है जो क्या करता है, सनलाइट लेता है और उससे क्या बनता है, फूड की मेकिंग करता है। समझ में आ रहा है? तो ये देखो क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है, सनलाइट है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, इसको लेकर के क्या बनाता है, बनाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज यानी खाना, है ना, और साथ ही साथ रिलीज कर देता है ऑक्सीजन। अब देखो क्या होता है कि जो प्लांट है, प्लांट के अंदर प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स है जिसका नाम है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड को शॉर्ट फॉर्म में किचन हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों किचन हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं? क्योंकि किचन में खाना बनता है। असलियत में खाना क्लोरोप्लास्ट बनाता है और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन पिगमेंट के कारण ग्रीन कलर का होता है। तो ये जो क्लोरोफिल है ना वो करता क्या है, यही खाना बनाता है। असलियत में जो वो खाना बन रहा है इसी कारण बन रहा है, ठीक है। अगर तुम लोग जूम करके देखोगे तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ना तुमको ऐसा गोल गोल ऐसा क्लस्टर दिखेगा, ठीक है। जरा देखो तो बुक में दिया हुआ है, दिया ही होगा, दिया ना, सब में दिया होगा, ध्यान से देखोगे तो सारा दिखाई देगा। ऐसा ही होता है, यही लोग क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। अब मेरी बात को समझो, तो ये खाना बनता कैसे, सनलाइट लेता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कहां से कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी एनिमल्स हैं वो अपने शरीर से क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। वाटर कहां से लिया, रूट से, जमीन से क्या ले लिया, रूट ले लिया, और इन तीनों से मिला दिया, क्या बना दिया, ग्लूकोज। यही ग्लूकोज अब बना तो लेता है लेकिन वो बनाया तो अपने लिए है, ध्यान समझना, बनाया अपने लिए है, इसलिए क्या करता है, पहले स्टोर करता है अपने स्टेम पे, ब्रांचेस पे, लीफ पर, जब हर जगह रख देता है फिर भी उसके पास बच गया तो सोचता है कि बन गया है तो फेंकेंगे तो है नहीं, तो चलो फ्रूट में रख देते हैं, बाद में हम इसको यूज करेंगे। लेकिन उसको क्या पता है कि फ्रूट में रख दोगे तो बड़का जानवर तोड़ करके खुद खा लेगा। बड़का जानवर कौन, इंसान। बात समझ में आ रहा है? यानी जितने भी प्लांट हैं, बात समझ आ रहा है, प्लांट वो अपना जितना भी फ्रूट है यानी जितना भी अपना ग्लूकोज है, जितना भी गुड मटेरियल है, पहले अपने पास ही रखते हैं, है ना। क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर सनलाइट नहीं मिला, अगर सनलाइट नहीं मिला तो हम फूड मेकिंग नहीं कर पाएंगे, फिर हम खाना खाएंगे कैसे, ऐसा प्लांट सोचता है। इसलिए बना बना के रख लेता है, अपना स्टोर करके रख देता है कि बाद में हम खाएंगे। लेकिन खाना इतना ज्यादा बना लिया कि उसका पूरा घर ही भर गया है, तो लास्ट में वो क्या कर देता है, वो सोचता है चल छोड़, अपने वेस्ट मटेरियल में रख देते हैं। उसका वेस्ट मटेरियल क्या है, उसका एक तरह से वेस्ट मटेरियल उसका फ्रूट है, वो उसके अंदर वो रख दिया। अब रख तो दिया, वो सोचा कि ठीक है बाद में खाएंगे, अपना यूज कर रहा है, लेकिन उसको याद ही नहीं आता कि फ्रूट से भी निकालना है। तो लेने से पहले ही जो इंसान है या और दूसरे जानवर लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, तोड़ के उसको खा जाते हैं। समझ में आ रहा है? यानी उसके अंदर वो जो ग्लूकोज है, हम लोग क्यों खाते हैं, हम लोग कोई फ्रूट क्यों खाते हैं कि हम लोग को क्या मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। तो क्यों मिला न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि प्लांट क्या किया, अपना न्यूट्रिएंट्स उस आम के अंदर, लीची के अंदर या अलग अलग फ्रूट के अंदर रख दिया। और साथ ही साथ पेड़ से क्या निकला, ऑक्सीजन। साथ ही साथ क्या निकला, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी इंसान यूज कर लिया और उसका ग्लूकोज भी यूज कर लिया, है ना। क्योंकि अब देखो इतना ज्यादा बना तो लिया, जानता है कि अगर मान लो कल अगर सूरज नहीं निकलेगा तो खाना हम बनाएंगे कैसे, इसलिए अभी बनाकर रख लो। तुमको पता है मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी वो क्यों अपना हनी जो होता है वो स्टोर करके रख लेती है, पूरे गर्मियों में अपने स्टोर करके रखती है, क्योंकि जानती है कि ठंडा में जो पिटल्स होते हैं, है ना, उसमें नेक्टर नहीं बनते, है ना, स्वीट जूस नहीं बनते, है ना, इसलिए वो पूरे गर्मी में ही पूरा का पूरा नेक्टर चूस चूस के अपने बी हाइव में, मधुमक्खी के छत्ते में रख लेती है, ताकि ठंडे के मौसम में आराम से उसको क्या करेंगे, खाएंगे। लेकिन यहां पर ही बड़का जानवर आ जाता है, धुआं हुआ मार करके उसको पूरा भगा देता है और पूरा हनी लेकर के डाबर हनी बना देता है, पतंजलि का हनी बना लेता है और बेचने लग जाता है। हाँ उसके लिए भी आ रहे हैं हम, कलर आ रहे हैं। हाँ बोलो, बता रहे हैं, और बोलो। नहीं, हाँ
पेड़ होता था ना, तो सब बगल में छोटे-छोटे पेड़ होते हैं, सब ऊपर से जड़ देता है, तो जड़ के अंदर कुछ होगा ना, जड़ में नोट्स है, नोट से तो उग रहे हैं वो। आते तो बड़ा वाला पेड़ है उसको हाँ, तुम्हारे पापा बड़े पेड़ हैं, उनसे तुम निकले हो तो तुमको मिल रहा है ना। ध्यान दो, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का क्यों है? क्योंकि उसमें ग्रीन पिगमेंट है। सिंपल सी बात है, हमारा खून रेड क्यों है? क्योंकि हेमोग्लोबिन के अंदर रेड पिगमेंट है। रेड पिगमेंट होने के कारण वो रेड कलर का है, और जिसमें ग्रीन पिगमेंट होता है इसलिए वो ग्रीन कलर का होता है। अब ये जो क्लोरोफिल है वो क्या बनाता है? फूड बनाता है ग्लूकोज के रूप में, और इस ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, है ना, स्टार्च के फॉर्म में रखता है वो स्टोर करके, वो हायर क्लास में काम आएगा। ग्लूकोज और ऑक्सीजन हम लोग यूज कर लिए, यही देखो इस तरीके से मेकिंग है उसका। अब क्या होता है? अब ये होता है, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, नाम से समझ लो क्रोमोप्लास्ट, ये कलरफुल होता है। अगर कोई भी पेड़ या उसका फ्रूट, जैसे टोमेटो हो गया, रेडिश कलर का दिखता है, कैरेट को देख लो, रेड कलर का दिखता है, ऑरेंजेस कलर का दिख रहा है, जो भी आपको कलरफुल दिख रहा है वो दिख रहा है क्रोमोप्लास्ट के कारण, क्योंकि इसमें होता है कैरोटीन। क्या होता है? कैरोटीन होता है। और या फिर उसको में होता है ज़ेनोफाइल, है ना, ज़ेनोफाइल होते हैं या कैरोटीन होता है, इसलिए उनका कलर अलग अलग होता है। ब्रिंजल या बैंगन आप लोग देखे होगे, उसमें क्या कलर होता है? वॉयलेट कलर होता है, या अलग अलग जो कलर आ रहा है, तो वो जो अलग अलग जो कलर आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। क्रोमोप्लास्ट में कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं, स्पेशली ज्यादा मात्रा में देखा जाए तो कैरोटीन होते हैं। क्या होते हैं? कैरोटीन। और ये कैरोटीन के कारण ही कोई भी जो प्लांट है या फिर उसका जो फ्रूट है वो ऑरेंजेस या रेड कलर का दिखता है। अगर कोई भी प्लांट का फ्रूट या उसका पत्ता अगर आपको ऑरेंजेस या रेड या येलो ऐसा कलर का दिखाई दे रहा है तो समझ लेना किसके कारण? क्रोमोप्लास्ट के कारण। ठीक है। अब ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, यानी यही जब बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, या पूरी तरीके से समझो कि खत्म होने लग जाता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ल्यूकोप्लास्ट में, मतलब कलरलेस हो जाता है, और पत्ते का कलर ना कैसा हो जाता है? ब्राउन कलर का होने लग जाता है। और जब एजिंग हो जाता है, प्लांट को पता चल जाता है कि अरे मेरे पास तो ये जो पत्ता है वो पुराना हो चुका है, तो अपने आप को झाड़ लेता है, और फिर वहां पर नया पत्ता आता है ग्रीन कलर का। तो जैसे ही झाड़ा, तो ये जो ओल्ड एज हो जाता है पत्ते का, ओल्ड एज, तो वो इस कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ब्राउनिश कलर में। बात समझ में आया? तो अगर कोई पत्ता ब्राउनिश कलर का हो गया, इसका मतलब उसका सेल क्या हो गया है? बूढ़ा हो गया है। समझ में आ गया? एजिंग प्रोसेस हो गया उसका। बात समझ में आ रहा है ना? एजिंग प्रोसेस। तो यही क्लोरोप्लास्ट किसमें कन्वर्ट होता है? ल्यूकोप्लास्ट में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बोलो। टोमेटो को लीच जो होता है वो पॉइजनस होता है। पॉइजनस होता है कि नहीं ये हम नहीं बता सकते, ये हमको नहीं पता है कब पॉइजनस होता है कि नहीं, उसके इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि उसको खाने से वो थोड़ा कड़वा होता है, ये हमको पता है, लेकिन पॉइजनस होता है कि ये हमको नहीं पता। शायद हो सकता है, अगर आज पता करके व्हाट्सएप में ठीक है, हम पता कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो समझ में आया। प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड सिर्फ पाया जाता है प्लांट में। तो ये एक तरह का क्या है? किचन हाउस ऑफ द सेल है, जहां पर खाना बन रहा है। मेनली वो इसके बारे में बात कर रहा है ना। ये सब तो कलर दे रहे हैं, ये कलरलेस है और ये कलरफुल है, यानी अलग अलग जो कलर आया वो किसके कारण आया? क्रोमोप्लास्ट के कारण। और अगर कलर फेडिश हो गया तो वो किसके कारण हो गया? इसके कारण हो गया। समझ में आया? इसमें ग्रीन कलर जो हो गया वो क्या हो गया? रेसेसिव हो गया, और रेस्ट जो पार्ट है वो डोमिनेंट हो गया, मतलब ब्राउन कलर ज्यादा हो गया और जो ग्रीन कलर है वो कम हो गया। इसलिए वो क्या देखोगे, पत्ता का कलर कैसा हो जाता है? ब्राउन जैसा कलर का होता है। तुम्हें जाना? ठीक है, तो समझ में आया ना? तो फिर आज का क्लास इतना ही है, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या पढ़ना है।